दोस्तों नया सेशन शुरू हो चुका है और ये वीडियो क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में जहां से आपको 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धीरज चौबे, आप देख रहे हैं स्टडी जोन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि विज्ञान कक्षा 10 सबसे आसान भाषा में पूरी तरह आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या आपने कभी इन बदलावों पर ध्यान दिया है? दूध का खट्टा होना, भोजन का पाचन व सांस लेना, क्या इन सब अभिक्रियाओं को आपने होते देखा है? अगर हाँ, तो आपने क्या नोटिस किया है कि दूध कुछ देर बाद गर्मी में खट्टा हो जाता है या फिर फट जाता है, लोहे को बाहर में रखने के बाद उसमें जंग लग जाती है, भोजन जो एक बार पच जाता है उसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब हम श्वास लेते वक्त हाथ को नाक के पास रखते हैं तो हमें गर्म अनुभव होता है। ये सभी चीज़ें क्यों होती है? दोस्तों ये सभी चीजें होती है रासायनिक अभिक्रियाओं के घटित होने के कारण। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन परिस्थितियों में वस्तु की प्रारंभिक पहचान बदल जाती है। जब भी ऐसा बदलाव होता है हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि जब दूध से दही बन जाता है या फिर दूध फट जाता है, जब अच्छे लोहे में जंग लग जाता है, जब भोजन का पाचन हो जाता है, जब हम श्वास लेते हैं तो कुछ बदलाव हमें महसूस होता है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये सभी चीजें रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। तो आइए एक एक पॉइंट में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिल जाते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है उसकी प्रकृति उसके अभिकारक की प्रकृति से अलग होती है, भिन्न होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रकृति है ना ऑक्सीजन से मिलती है ना मैग्नीशियम से, लेकिन इन दोनों अभिकारकों के मिलने से हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि चमकदार श्वेत लौ, ये आप देख पा रहे हैं कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम का जलना और श्वेत चूर्ण बनना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी हम और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और समय के साथ ये चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने पर आमतौर पर ये चार बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या? अवस्था में परिवर्तन, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या तो रंग बदल सकता है, या फिर गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अगर ये चार चीजें होती है, किसी अभिक्रिया में होती हुई नजर आती है, तो इससे आप क्या पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या फिर होने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये चार परिवर्तनों के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो ये चार संकेत हमारी साइंस लैब के जासूस हैं। इसी से हमें आइडिया लग पाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो चलिए एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों की जगह सूत्रों और प्रतीकों के रूप में लिखना हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट को हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है कि इसमें शब्दों की जगह सूत्रों के आधार पर हमने चीज़ों को लिखा है कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं और हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रदान करते हैं। तो इससे पता चला क्या कि हमें एक नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के होने से। और यहाँ पे जो तीर का जो निशान है वो हमें क्या दर्शाता है कि तीर अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है कि किस दिशा में अभिक्रिया हो पा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो अभिकारक आपस में रिएक्शन करके हमें उत्पाद दे रहे हैं, यानी कि उत्पाद प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पता चल पा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट क्या कहलाते हैं? ये अभिकारक कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभी इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई नहीं है। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो जाएगी तो हमें नए प्रोडक्ट मिलेंगे, नए उत्पाद मिलेंगे और उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में तीर के दाहिने तरफ जो हमें पदार्थ देखने को मिलता है उसे उत्पाद कहते हैं और बाईं तरफ जो हमें देखने को मिलता है उसे अभिकारक कहते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अगर उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है तो उस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान हमेशा अचर रहता है। इसी नियम को पालन करने के लिए हम अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसलिए तीर के दोनों ओर हर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, जो संभव नहीं है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा समीकरण है, ये एक असंतुलित समीकरण है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अभी पालन नहीं कर रहा है। इसे हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ ये जो दो अभिकारक हैं, दाईं तरफ उत्पादों में इनकी संख्या समान नहीं है। बायां तरफ एक आयरन है, दाहिने तरफ 3 आयरन है। इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, यानी कि ये अभी संतुलित नहीं है। इसे हम संतुलित करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियम इसका क्या है कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक से शुरुआत करें। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक से शुरुआत करें तो हमारा जो यौगिक है वो हमारा सबसे अधिक परमाणु वाला ये है Fe3O4। तो सबसे पहले उसे हम संतुलित करेंगे। बहुत ही आसान विधि है। आप देख सकते हैं कि संतुलित समीकरण कैसे हो जाएगा। तो चलिए इस रासायनिक समीकरण को सबसे पहले हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने जाना कि सबसे बड़े यौगिक का संतुलन सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दाहिने तरफ यहाँ पे 3 आयरन है और यहाँ पे एक ही आयरन था, तो इसके आगे हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखेंगे कि इसमें 4 ऑक्सीजन है, लेकिन बाईं तरफ एक ही ऑक्सीजन था, तो इसके आगे हमने 4 लगा दिया, तो हमारा 4 ऑक्सीजन हो गया। जब ये 4 ऑक्सीजन हो गया तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। लेकिन बाईं तरफ तो हमारा 2 ही हाइड्रोजन था, तो ऐसे में हमने इसके आगे 4 लगा दिया, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और इधर भी हमारा हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 हो गया। बायां तरफ हमारा 3 आयरन था, दाहिने तरफ भी हमारा 3 आयरन हो गया। और इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। अब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आई होप इससे क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट में लिख के बताना। मैं और सारे रिएक्शंस को करवा के उसका बैलेंस करके आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फिलहाल इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमने तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ लिया। अब अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती है, तो एक एक करके उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहला आप देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका आप देख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि 2 चीजें आपस में जुड़कर क्या करती है, एक उत्पाद बनाती है। 2 या 2 से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं जो एक उत्पाद बनाएंगे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करने वाले हैं और हमें उत्पाद प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। घर में इसका इस्तेमाल पचौड़ा करने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा कि जब आप सूखा चूना बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसे पानी में डालते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है और साथ ही साथ हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल ने आपस में अभिक्रिया करके हमें क्या दिया, बुझा हुआ चूना दिया और साथ साथ उष्मा भी दिया। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों आपस में संयोजित हो गए और हमें एकल उत्पाद दिया, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का इस्तेमाल पचौड़ा करने के लिए भी घर में होता है। साथ साथ बहुत लोग इसे चूना को और भी कामों में यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना यानी कि सूखा चूना में हम जब पानी मिलाए तो ये उष्मा प्रोवाइड किया और साथ ही साथ ये बुझा हुआ चूना में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ये बदल गया। इसी बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर आप देख सकते हैं सफेदी के लिए किया जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एकल उत्पाद प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब हम अगले अभिक्रिया के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया का दूसरा प्रकार क्या है, वियोजन अभिक्रिया। पिछले वाले अभिक्रिया में आपने पढ़ा कि दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके हमें उत्पाद प्रोवाइड करते हैं। इसमें ठीक उल्टा होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एकल उत्पाद जो है वो दो अलग अलग पदार्थों में बंट जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है और जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। यानी कि एकल अभिकारक जो है वो दो अलग अलग उत्पादों में बंट जाता है। इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पिछले वाले में क्या हुआ था, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद प्रोवाइड किए थे, लेकिन यहाँ पे एकल अभिकारक उष्मा के कारण टूटकर दो अलग अलग उत्पाद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पिछले वाले रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा इसमें होता है। तो अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दो अलग अलग उत्पादों में विभक्त हो जाता है, जहाँ पे सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये भी हमारा किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जो प्रयोग है या फिर उपयोग है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। किसका, सिल्वर क्लोराइड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे, जिसमें आपको राइट आंसर AgCl में टिक करना है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। अब हम अभिक्रिया के तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये विस्थापित करने का काम करेगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि ज़्यादा पावरफुल तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। ज़्यादा पावरफुल लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, कम पावरफुल लोगों को कम सुविधाएं मिलती है, उसे उसके पोजीशन से हटा दिया जाता है। वही काम यहाँ भी हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आयरन यानी कि Fe अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, तो इसका जो यौगिक है इसके यौगिक से इसको हटा देगा, यानी कि SO4 जो है अब अभिक्रिया के बाद आयरन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन और कॉपर सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर के यौगिक को विस्थापित कर देता है कौन, आयरन, और उसकी जगह ले लेता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया के बाद हमारा फेरस सल्फेट हो गया और कॉपर बेचारा अलग हो गया, यानी कि कॉपर कम पावरफुल था तो उसके यौगिक को छीन लिया गया, किसके द्वारा, आयरन के द्वारा। तो ये हम कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिणाम क्या हुआ, लोहे ने कॉपर को हटा दिया। कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका हरा हो गया और कील भूरी हो गई, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे ही इसमें लोहे की कील डाली गई, कील का रंग कैसा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूरा हो गया, यानी कि ये ज़्यादा पावरफुल होना अपने आप को साबित कर दिया। तो इससे पता चल गया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभिक्रिया का चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, जिसे इंग्लिश में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए इसे रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके क्या देते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इन दोनों ने, इस तत्व ने और इस तत्व ने अपने जो आयन है उन्हें आपस में एक्सचेंज कर लिया, यानी कि आदान प्रदान कर लिया। सोडियम के साथ हमारा क्लोरीन आ गया अभिक्रिया के बाद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और सोडियम क्लोराइड बना लिया। और बेरियम ने सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लिया, जो कि एक सफ़ेद अवक्षेप होता है। और इसमें ये जो एरो मार्क दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भारी है और नीचे में ये जम जाता है। अवक्षेपन, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, इस अभिक्रिया में BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, बनता है, जो पानी में अघुलनशील होता है और भारी होता है कंपैरेटिवली, और ये नीचे जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि उपचयन और अपचयन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है आपस में,
इसीलिए हम इसे कहेंगे कॉपर का उपचयन, यानी कि ये एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। अब हम अपचयन की तरफ देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की हानि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब हानि होता है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो याद रखने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब उपचयन होता है। अब कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती है जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, जिसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम में ही देख सकते हैं कि RAD मतलब रिडक्शन, और OX से ऑक्सीजन मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, यानी कि उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम इसे एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड है और हमारा हाइड्रोजन है। ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जब हमारा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो इससे हमारा जो ऑक्सीजन है वो विस्थापित होकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन प्राप्त होना। और वहीं पे हमारा कॉपर के साथ क्या होता है, चूंकि इससे ऑक्सीजन हट गया यानी कि इसका रिडक्शन हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अपचयन हो गया किसका, कॉपर का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, इसीलिए हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और जब आप डेफिनेशन लिख लेते हो और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी इस तरह का दे देते हो तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखें, कोई परिभाषा लिखें, तो उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी लिखें कुछ इस तरह से, तो आप इस रिएक्शन को याद कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया हमेशा साथ साथ चलती है, किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन में। अब आइए जान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। इसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि एक्सो मतलब उष्मा, एक्स मतलब बाहर, इसमें उष्मा बाहर आती है। ENDO से, इंडो से आप याद रखिएगा इन कर रहा है, यानी कि उष्मा इसमें चाहिए होता है और इसमें उष्मा बाहर आती है। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि रिलीज होती है, बाहर आती है। जैसे कि मैंने बताया था एक्स मतलब बाहर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जल देते हैं और उष्मा प्रदान करते हैं। क्योंकि इसे उष्मा बाहर आ रही है इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि जब आप सांस लेते हैं और नाक के पास अपने हाथ को ला के रखते हैं तो थोड़ा सा आपको गर्मी का एहसास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अगर बात करें ऊष्माशोषी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा की जरूरत पड़ती है, उष्मा डाली जाती है। ENDO, इंडो मतलब अंदर आती है, जैसे कि मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से, तो उसे इंडोथर्मिक यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी मतलब हम कह सकते हैं कि उष्मा का अवशोषण जिसमें होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश में टूटना। आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश जब सिल्वर क्लोराइड में पड़ता है तो सिल्वर और क्लोरीन में वो दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। इस तरह से आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। फिर भी डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेंसिडिटी कहते हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ यानी कि खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उपचयन के कारण उसका स्वाद, गंध खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आप देख सकते हैं कि बचाव के उपाय, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके हम लोग इससे बच सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर हम इससे बच सकते हैं। अगला है कि चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन डालकर हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि कुरकुरे, लेज वगैरह में आप देखते हैं कि उसमें लेज और कुरकुरे बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उसमें एक गैस भरा होता है। वो गैस कौन सा होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों होता है, ताकि विकृत गंधिता जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, हमारे जो पदार्थ हैं वो सुरक्षित रहें, लंबे समय तक ठीक रहे, इसीलिए उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि विकृत गंधिता क्या है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमने जो भी पढ़ा उसका समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी स्टडी किया। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को हमेशा द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण संतुलित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि
संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। अगला पॉइंट है कि विस्थापन में ताकतवर तत्व कमजोर तत्व को हटाता है उसके यौगिक से, और द्विविस्थापन में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, अदला बदली होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। अगला आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट कि लोहे पर पेंट करना और चिप्स में N2 गैस भरना दोनों उपचयन को रोकने के तरीके हैं। चलिए अब हम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर लगी अक्रिय मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमारे शरीर को ऊर्जा यानी कि ऊष्मा प्रदान करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है। तो इसमें सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का प्रयोग होता है और सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग होता है प्रकाशीय वियोजन में। अब आप खुद को टेस्ट करने के लिए इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे इस रासायनिक समीकरण को सॉल्व करके आप हमें कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में लिखेंगे। अगला है पहचाने CuO+H2 और Cu+H2O में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये आप हमें कमेंट में बताना। और चौथा क्वेश्चन है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये चारों क्वेश्चंस आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो कमेंट में हमें थैंक यू जरूर लिखना, और साथ साथ आपको किस चैप्टर का नोट्स चाहिए, किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, हमें कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।